हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटेक केमिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट आता है सॉम करके, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, वो केमिकल थर्ड सेमेस्टर बीटेक के लिए भी, बीटेक में भी यूज़ होता है, मैकेनिकल में भी यूज़ होता है, एंड डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सटर्नल लोड्स और फोर्सेस। यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, ये एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है जिसमें मेनली हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और उस पर क्या एक्सटर्नल लोड्स या फिर फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सटर्नल लोड्स और फोर्सेस। उसके बाद से एक चीज़ आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और क्या? प्रेशर। स्ट्रेस और क्या? प्रेशर। जो स्ट्रेस होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, एंड जो प्रेशर होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड द प्रेशर? तो स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। दोनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही होती है, यानी कि फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। एंड जो प्रेशर होता है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बट ये जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यानी कि ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। दिस मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जो भी फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उसको हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है दिस इज़ योर प्रेशर। एंड स्ट्रेस क्या होता है? इसी मटेरियल पे जब इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई हो, यानी कि जब प्रेशर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहीं पे क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स भी अप्लाई होगा, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। एंड स्ट्रेस तभी अप्लाई हो सकता है जब प्रेशर अप्लाई हो। तो ये दोनों चीज़ क्लियर है कि स्ट्रेस क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन भी फोर्स पर यूनिट एरिया होती है एंड प्रेशर की डेफिनेशन भी फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। बट अब से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उस एरिया पे, तो वो प्रेशर होता है। एंड बट जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि जो इंटरनली जो फोर्स लगता है इस एरिया पे, इस मटेरियल के एरिया पे जो भी इंटरनली फोर्स लगता है उसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। एंड इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। दोनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होती है। यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव। प्रेशर जो होता है वो हमेशा ही कंप्रेसिव होता है, यानी कि ये जो प्रेशर होगा वो हमेशा ही क्या होगा? यहाँ पे कंप्रेसिव होगा, यानी कि यहाँ पे जब हम कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर लग रहा है। एंड जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस में भी टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव। स्ट्रेस जो हो सकता है वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या है? टेंसाइल का मतलब कि तन्यता बोल सकते हैं हम इसको मेनली, यानी कि
स्ट्रेस में भी टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि ये जो मटेरियल है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेंस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग तान सकते हैं। तो दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव एंड स्ट्रेस में भी टेंसाइल और कंप्रेसिव। प्रेशर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है किसी भी पॉइंट पे। एंड स्ट्रेस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स डेवलप एट अ पॉइंट। थर्ड डिफरेंस क्या है कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। जो प्रेशर है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। बट जो स्ट्रेस है या तो वो आइदर नॉर्मल भी एक्ट कर सकता है या तो फिर वो पैरेलल भी सरफेस के एक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस एक्ट आइदर नॉर्मल और पैरेलल टू द सरफेस। प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर को मेज़र करने के बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर को मेज़र करने के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे कि तुम्हारा प्रेशर गेज है, यहाँ पे आपकी मैक्लियोड गेज आती है, आयोनाइजेशन गेज आती है, बर्डन ट्यूब गेज आता है, और मैनोमीटर। मैनोमीटर तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा मैनोमीटर का। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब इक्विपमेंट्स जो हैं, वो प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बट स्ट्रेस को, देयर इज़ अ नो डिवाइस टू मेज़र द स्ट्रेस। बट यहाँ पे स्ट्रेस को मेज़र करने की कोई भी डिवाइस नहीं है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है, मेनली जो स्ट्रेन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मीन्स द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कि कोई भी मटेरियल है, जैसे इसकी तुम्हारी टोटल लेंथ इतनी है, इसकी तुम्हारी टोटल लेंथ कितनी है, इतनी है। बट जब हमने यहाँ पे कुछ फोर्सेस अप्लाई की तो इसकी जो लेंथ है, ये इतनी ना रह के इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो इसी के रेशियो को, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तुम्हारा क्या है, चेंज इन लेंथ हुआ, यानी कि डेल एल से डिनोट कर देते हैं। ये जो डेल एल है, ये तुम्हारा क्या है, चेंज इन लेंथ है। ये तुम्हारा क्या है, चेंज इन लेंथ है। तो स्ट्रेन जो होता है, इसको हम लोग मेनली ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ये जो होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। यानी कि इसका कोई क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंड इसको इन द टर्म ऑफ डायमीटर हम डेल डी बाई डी भी लिख सकते हैं, कैन बी डायमीटर के टर्म में। तो स्ट्रेन का बेसिक डेफिनेशन यही हो जाता है कि द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। इसको हम लोग एप्साइलन से डिनोट करते हैं। एप्साइलन इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, और ये डायमेंशनलेस यूनिट होती है। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स को। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुल और पुश विच इज चेंजिंग पोजिशन ऑफ अ बॉडी, या एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स क्या है, किसी भी मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में क्या करे, चेंज करे। तो दिस मीन्स वो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फोर्सेस के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फोर्सेस के, वो मेनली 4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेंस ऑफ नेचर क्या है, एंड एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल क्या है। तो फोर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस ऑफ नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल। अब फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो फोर्स होते कितने तरीके के हैं। फोर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन के बेस पे फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स अप्लाइड। प्लेन के बेसिस पे जो फोर्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे तुम्हारे कोलिनियर हो गया, कंकरेंट हो गया, पैरेलल हो गया, एंड नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल। पैरेलल के भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। पैरेलल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो तुम्हारा लाइक पैरेलल एंड दूसरा हो सकता है अनलाइक पैरेलल। अब एक एक करके इन सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं,
और क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है तुम्हारी कोप्लेनर फोर्स की। कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि ऐसे फोर्सेस, ये तुम्हारा एक प्लेन हो गया। चूंकि यहाँ पे देखो प्लेन्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिली कि प्लेन्स क्या होते हैं। ये जो x और y, ये तुम्हारी तीन लाइनें दी हुई हैं यहाँ पे, एक है तुम्हारा x, एक है तुम्हारा y एंड एक है तुम्हारा z। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीन लाइंस दी हुई हैं x, y एंड z। बट यहाँ पे प्लेन्स कितने हैं, यहाँ पे तुम्हारे तीन प्लेन्स हैं। एक प्लेन कौन सा है कि ये जो x और y है, ये जो है ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेन है। जो x और y है ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेन है। ये जो तुम्हारा x और z है ये तुम्हारा क्या है, सेकंड प्लेन है। एंड ये जो तुम्हारा y एंड z है ये तुम्हारा क्या है, थर्ड प्लेन है। तो कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, ये तो तुम्हारे प्लेन्स हो गए। बट कोप्लेनर फोर्स क्या होता है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर फोर्स। यानी कि ऐसे फोर्सेस जिसके जो लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ऐसे तुम्हारे देखो लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ये तुम्हारा F1 है, F2 है, F3 है एंड F4 है। तो फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, ये जो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन जो हैं ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। तो जब ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो इसको हम लोग कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर एंड कोलिनियर फोर्स। अब यहाँ पे कोप्लेनर का मतलब तो समझ गए आपकी। कोप्लेनर क्या होता है कि फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई ऑन द सेम प्लेन। बट यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, कोलिनियर, एक कोलिनियर टर्म आ गई। तो कोलिनियर क्या होता है, मीन्स कि अब जो फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में तो लाई करेंगे बट सेम लाइन पे भी लाई करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे फोर्सेस जो है वो सेम प्लेन में तो लाई कर रहे थे बट यहाँ पे सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे थे। यानी कि कोई फोर्स की डायरेक्शन कहीं और है, किसी फोर्स की डायरेक्शन कहीं और डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन डज नॉट मैटर, बट यहाँ पे जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल लाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो F1 है यहाँ पे, F2 है, F3 है एंड F4 है। यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन अलग अलग है। बट यहाँ पे क्या है कि कोप्लेनर कोलिनियर के केस में यहाँ पे फोर्स जो है जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन में तो है ही। ये तो तुम्हारी एक ही प्लेन में है, यानी कि फर्स्ट प्लेन ये हुआ, सेकंड प्लेन ये हुआ, थर्ड प्लेन ये हुआ। ये जो तुम्हारा क्या है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई ऑन द सेम प्लेन एंड द सेम लाइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स। समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में तो लाई करें बट सेम लाइन पे भी लाई करें तो उसको हम लोग कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कनकरेंट फोर्स। कनकरेंट फोर्स क्या होता है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन are passing through a force whose line of action are passing through a single point, are passing through a single point is known as concurrent force। ठीक है, force whose line of action are passing through a single point is known as concurrent force। concurrent का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है एक ही पॉइंट से तो पास कर रहा है, डायरेक्शन कहीं भी है। जैसे ये तुम्हारा F1 फोर्स इस पॉइंट पे आ रहा है, F2 फोर्स यहाँ से पास कर रहा है, F3 फोर्स यहाँ पे आ रहा है, F4 फोर्स यहाँ पे आ रहा है एंड F5 यहाँ से पास कर रहा है। तो दिस मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ही पॉइंट से जो फोर्सेस हैं वो पास कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कनकरेंट फोर्स बोलते हैं। एंड पैरेलल फोर्स क्या होता है, फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस मीन्स कोई भी फोर्स है वो क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। दिस मीन्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये मीट ना करें। इसमें भी दो केस हमने बताया था कि एक हो सकता है लाइक पैरेलल का और दूसरा हो सकता है अनलाइक पैरेलल का। तो लाइक पैरेलल क्या होता है कि मीन्स कि फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर ये फोर्सेस हैं ये दोनों पैरेलल भी हैं
एंड इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल बोलेंगे। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल। बट फोर्सेस whose line of action are parallel to each other but in the opposite direction, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोर्स इधर जा रहा है एंड एक फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स ये तुम्हारा क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी कि पैरेलल फोर्सेस तो है ही बट यहाँ पे क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि पैरेलल फोर्स क्या होता है, पैरेलल में भी लाइक पैरेलल क्या होता है एंड अनलाइक पैरेलल क्या होता है, ओके। यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों के डेफिनेशन दिए हुए हैं कि कोलिनियर फोर्स क्या होता है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड एग्जांपल्स हैं, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। कोलिनियर फोर्स हम लोगों ने बताया आपको, मैंने बताया कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई ऑन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर फोर्स, यानी कि ऐसे फोर्सेस जिनके जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही लाइन पे क्या करें, लाई करें, तो उसे हम लोग कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे करके बताया था कि फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर फोर्स। ये इधर भी फोर्स आ सकता है, तो ये तुम्हारा क्या है, कोलिनियर फोर्स है। यानी कि एग्जांपल्स की बात करें तो फोर्स ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार। दूसरी जो फोर्स है वो आती है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। दिस मीन्स कि ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। दिस मीन कि सभी फोर्सेस पैरेलल तो हैं ही, ये तुम्हारी फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल तो हो हैं ही, बट ये हम लोगों ने बताया था कि ये सिंगल प्लेन में भी लाई करें, तो दिस इज़ योर कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ये तुम्हारी एक प्लेन थी ना, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन एंड दिस इज योर तुम्हारी थर्ड प्लेन। तो ये तुम्हारी फोर्स जो है वो पैरेलल तो हो ही, बट ये एक ही प्लेन में भी लाई करें, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। सिंपली तुम यहाँ से मीनिंग समझ लो कि जो कोप्लेनर होता है दिस मीन्स योर सेम प्लेन, कोलिनियर जो होता है दिस मीन्स योर सेम लाइन, पैरेलल जो होता है दिस मीन्स योर पैरेलल टू ईच अदर। एंड यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड्स इंक्लूडिंग रिएक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की, यानी कि कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है कि ऑल द फोर्सेस are parallel to each other and in the same direction and in the same line and in the same plane, and in the same plane। यानी कि कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स क्या होगा कि फोर्स whose line of action are lie in the same plane and force which is are parallel to each other and in the same direction। यहाँ पे अब तीन कंडीशंस आ गई कि फोर्स जो होने चाहिए वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए और एक सिंगल डायरेक्शन में होने चाहिए, तो उन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी कि ऐसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये फोर्स जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट प्लेन है तो इसी प्लेन में होना चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। तो दिस मीन्स योर देख लो भाई फोर्स क्या है, एक ही प्लेन में है, ये पैरेलल भी है एंड सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो ये सेम डायरेक्शन में भी है, तो दिस मीन्स योर क्या है, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। बिटवीन ऑफ एग्जांपल देख लो, बिटवीन ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन ऑन अ रेल व्हेन द ट्रैक इज स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स क्या है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द सेम प्लेन एंड द फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यानी कि जो फोर्स हैं वो तो एक ही प्लेन में तो होने चाहिए बट सिंगल पॉइंट से ही पास करने चाहिए, तो दिस मीन्स पास भी करने चाहिए या आने भी चाहिए, तो दिस मीन्स योर तुम्हारा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है। यानी कि कोरोजन रोड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होता है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द सेम प्लेन। जब भी कोप्लेनर की बात करें तो इतनी चीज़ें याद रखें कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द सेम प्लेन एंड कंकरेंट फोर्स है, दिस मीन्स योर क्या है कि फोर्स डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, नॉन कंकरेंट है ना। तो कोप्लेनर फोर्स तो ठीक है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द सेम प्लेन,
बट अब यहाँ पे क्या कंडीशंस आ गई, अभी तो हम लोग कंकरेंट पढ़ रहे थे कि फोर्स जो होने चाहिए वो एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए, बट नॉन कंकरेंट में क्या होता है कि अब वो फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे। ठीक, तो दिस मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। इसके एग्जाम्पल है फोर्स ऑन अ लेडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ रूफ विच इज नॉट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस की। सिक्स्थ है आपका नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, यानी कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल होंगे ईच अदर, बट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। एक यहाँ पे एक नई कंडीशन आ गई कि नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ऐसे देख सकते हैं हम लोग नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस को। ये तुम्हारी तीन प्लेन्स हो गई। फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर लाई इन द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस मीन्स ये तुम्हारा पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, बट क्या अब ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है? ये सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्लेन है, ये हमारी सेकंड प्लेन है। तो दिस मीन्स ये क्या हो गया, ये जो फोर्स है वो हो गया तुम्हारा नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। इसकी डेफिनेशन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स whose line of action are parallel to each other but do not lie in the same plane is known as non-coplanar parallel forces। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द वेट ऑफ बेंच इन अ क्लासरूम। उसके बाद से नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्सेस whose line of action are passing through a single point but do not lie in a single plane। ठीक है, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट में कि फोर्सेस जो हैं, यहाँ पे इसको ऐसे देख लेते हैं, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जैसे यहाँ पे तुम्हारे फोर्सेस हैं, ये तुम्हारे ऐसे पास कर रहे हैं फोर्स, ये तुम्हारे ऐसे पास कर रहे हैं, ये तुम्हारे ऐसे पास कर रहे हैं, ये तुम्हारे ऐसे पास कर रहे हैं। तब ये फोर्स जो है वो तुम्हारे सिंगल पॉइंट से पास तो कर रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा कंकरेंट फोर्स हुआ, बट क्या ये एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं? तो ये एक ही प्लेन में पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट प्लेन है, ये क्या है, सेकंड प्लेन है। तो ये फर्स्ट प्लेन में भी जा रहा है, सेकंड प्लेन में भी जा रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। एग्जांपल दिया हुआ है अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नॉन कोप्लेनर नॉन करंट फोर्स एंड दिस इज द लास्ट फोर्स। यानी कि नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट का मतलब क्या हो गया कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड नॉट लाई इन द सेम प्लेन। दिस मीन्स इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि फोर्स जो हैं वो तो तुम्हारे सबसे पहली बात की एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे, यानी कि कोई यहाँ से पास करेगा, कोई यहाँ से पास करेगा, कोई इधर से पास करेगा एंड कोई इधर से पास करेगा। तो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो दिस मीन्स ये तुम्हारा नॉन कंकरेंट फोर्स तो हो गया। और ये एक चीज़ ये भी है कि बट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, तो दिस मीन्स योर नॉन कोप्लेनर क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये तुम्हारा इधर जा रहा है यानी कि फर्स्ट प्लेन में जा रहा है, ये सेकंड प्लेन में है, ये थर्ड प्लेन में है, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। इसका एग्जाम्पल है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस। उसके बाद से ये तुम्हारा नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल में क्या होगा कि फोर्स whose line of action are not parallel to each other and do not lie in a single plane and do not passing through a single point। डेफिनेशन क्या होगी नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल की कि फोर्स whose line of action are not parallel to each other, तो क्या एक दूसरे के पैरेलल थोड़ी ना, पैरेलल तो ऐसे होता है ना कि ये फोर्स ये इसके पैरेलल हो गई, बट ये तो क्या एक फोर्स यहाँ आ रही है, एक फोर्स यहाँ जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, तो ये पैरेलल तो है ही नहीं। दिस मीन्स ये नॉन पैरेलल फोर्स है। एंड नॉन कंकरेंट भी है। नॉन कंकरेंट कैसे है कि ये तुम्हारी एक पॉइंट से पास नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी ये कोई फोर्स इस पॉइंट से यहाँ पे आ रही है, कोई फोर्स इस पॉइंट से यहाँ पे जा रही है, कोई फोर्स इस पॉइंट से यहाँ पे जा रही है, तो ये जो कंडीशन है ये है तुम्हारी नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स की। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी से हमारे क्या होंगे, आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है क्या है, कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट्स दैट इफ टू सरफेस एक्स साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट P रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent sides of the parallelogram, their resultant they represent in magnitude and direction by diagonal of parallelogram which passes through the point of intersection। यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेनली बोलता है क्या है, कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यही बोलता है कि अगर दो सरफेस हैं किसी पॉइंट P पे क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, जो कि किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाती है, एक डायरेक्शन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसके कोई दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से जो पास हो रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रही है, उसके इक्वल होगा। दिस मीन्स कहना ये चाहता है कि जो R होता है, R इज इक्वल टू, ये इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए कि जो R जो होता है वो √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, यही फार्मूला निकल के आता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट्स दैट इफ टू सरफेस एक्ट्स साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट P represented by magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, their resultant they represent in magnitude and direction by diagonal of parallelogram which passes through the point of intersection। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है, दिस मीन्स योर निकल के आता है R इज इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। इसके दो मेथड होते हैं, रिजोल्यूशन, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो है तुम्हारा कि इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट, इसमें हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मेनली आपको क्या करना होगा कि ये जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है उसको आप लोग याद कर लीजिए कि जो क्या होता है, समीशन ऑफ fx² + समीशन ऑफ fy²। समीशन ऑफ fx क्या है, fx है तुम्हारा फोर्स अलोंग द x एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो fx है वो तुम्हारा क्या है, फोर्स अलोंग द x एक्सिस। जो x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगेगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, fx। एंड fy जो है वो तुम्हारा क्या है, फोर्स अलोंग द y एक्सिस, फोर्स अलोंग y एक्सिस। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, तो इससे हम लोग रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो इस मैग्नीट्यूड निकालने का यही फार्मूला होता है कि R इज इक्वल टू √fx² + fy समीशन ऑफ fy²। और fx क्या होता है, फोर्स अलोंग द x एक्सिस, एंड समीशन ऑफ fy यानी कि fy क्या होता है, फोर्स अलोंग द y एक्सिस। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एंड डायरेक्शन निकालने के लिए अभी आप लोग इतना याद रखिए कि जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला होता है कि R इज इक्वल टू √समीशन ऑफ fx² + समीशन ऑफ fy²। जो fx होता है फोर्स अलोंग द x एक्सिस होता है, fy जो होता है फोर्स अलोंग द y एक्सिस होता है। एंड डायरेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला याद कर लीजिए कि थीटा जो होता है वो tan−1 समीशन ऑफ fy अपॉन समीशन ऑफ fx के इक्वल होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तक आप इतनी चीज़ें क्लियर रखिए। देन इसके बाद से हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ऐसे करके क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है ये तो तुम्हारी x एक्सिस है, ये तो तुम जानती हो, दिस इज़ योर क्या है, दिस इज़ योर x एक्सिस। ये तुम्हारी क्या है, x एक्सिस है ये पूरी, और ये तुम्हारी क्या है, y एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, अभी आप देखो हम फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे ये 20 न्यूटन का फोर्स है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 न्यूटन का यहाँ पे क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, इतनी चीज़ें याद रखना है। यानी कि ये जो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस की फोर्सेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना। तो ये तुम्हारी क्या है, 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे है। ठीक है,
इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री पे एक 15 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स आप लोगों को दिया हुआ है। 60 डिग्री पे यहाँ पे कितने डिग्री का, 15 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स 60 डिग्री पे दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक तो फोर्स ये क्या, एक फोर्स ये क्या जाएगा, एक फोर्स ये एक्स एक्सिस में आएगा, यानी कि एक फोर्स ये एक्स एक्सिस में आएगा और एक कहाँ जाएगा, एक वाई एक्सिस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना। तो जब भी एंगल देता है तो इस फोर्स को हम लोग एक फोर्स को एक्स एक्सिस में और एक फोर्स को वाई एक्सिस में हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो दिस मीन्स योर एक्स एक्सिस में ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 15, ये फोर्स ये तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर ही तो आएगी, एक्स एक्सिस में ये यहाँ पे आएगा। अच्छा एक्स एक्सिस में ये यहीं पे क्यों आएगा, ये यहाँ भी तो जा सकता है क्योंकि ये भी तो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं जाएगा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस पास कौन पड़ेगा। यहाँ से अगर ये एंगल बनाया हुआ है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पास कौन पड़ेगा, ये वाली एक्स एक्सिस हमारे सबसे पास पड़ेगी, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो दिस मीन्स योर यहाँ पे जाएगा इस डायरेक्शन में। दिस मीन्स योर क्या है 15 न्यूटन का फोर्स है और एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कॉस डिनोट करते हैं। एंड किस एंगल से जा रहा है, तो 60 डिग्री से जा रहा है। किससे जा रहा है, 60 डिग्री से। तो इतनी चीज़ें याद रखें कि अगर ये जो फोर्स है यहाँ से 60 डिग्री पे है, यहाँ से कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, तो इसको रिजॉल्व करना है तो ये एक्स एक्सिस में जाएगा और एक वाई एक्सिस में जाएगा अगर एट एन एंगल पे है। तो चूँकि ये 20 न्यूटन क्यों हमने लिया, क्योंकि ये कोई एंगल पे नहीं है, तो दिस मीन्स योर एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन और ये एक्स एक्सिस में गया तो 15 कॉस 60। अब हमने यहाँ पे कॉस क्यों लिया, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लिए कॉस सिंबल लेते हैं एंड वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या लेते हैं 15 साइन 60 हो जाएगा। दिस मीन्स यहीं पे हम वाई एक्सिस भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये तो तुम्हारी एक्स एक्सिस चल रही थी, यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। चूँकि एक तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 न्यूटन, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये तुम्हारी 20 न्यूटन की फोर्स तो है ही। ये एक्स एक्सिस पे एट एन एंगल ऑफ या 60 डिग्री पे है तो ये एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व हो जाएगी, तो 15 कॉस 60 हो जाएगी। और यही एक वाई एक्सिस में भी रिजॉल्व होगी, तो वाई एक्सिस में यही रिजॉल्व होगी तो क्या हो जाएगी 15 साइन 30। दिस मीन्स योर ऊपर की तरफ जाएगी ना, ये किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ से इधर जा रही है ना, ये जो फोर्स है यहाँ से ऐसे जा रही है और ये जो फोर्स एक्स एक्सिस पे ऐसे आ रही है। तो एक्स एक्सिस पे 15 कॉस 60 एंड वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साइन 60। 15 साइन 60 हम एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, कॉस टर्म लेते हैं उस एंगल के साथ और उस फोर्स के साथ, और वाई एक्सिस के लिए हम 15 साइन 60 लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अब ये फोर्स का काम हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स क्या है वाई एक्सिस में पहले से है, यानी कि यहाँ पे कितना फोर्स है, यहाँ पे 30 न्यूटन है। यानी कि जैसे यहाँ पे 20 न्यूटन पहले से था, किसी एंगल पे नहीं था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया। एंड यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है, पहले से है, वाई एक्सिस में है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया 30 न्यूटन। तो इस पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से भी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे क्या है, एक 25 न्यूटन का फोर्स है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे क्या है 25 न्यूटन का, यहाँ पे क्या है एक फोर्स है। तो ये 25 न्यूटन का क्या है 30 डिग्री पे एक फोर्स, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये भी एक्स एक्सिस में जाएगा और एक वाई एक्सिस में जाएगा। एक्स एक्सिस में किधर जाएगा बताइए, एक्स एक्सिस में ये आएगा यहाँ पे। अब क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया कि जहाँ पे जो एंगल से जो एक्सिस पास पड़ती है उसी में हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस में, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में ये कितने न्यूटन का फोर्स है, 25 न्यूटन का फोर्स है। एक्स के लिए हम कॉस लेते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, तो 25 कॉस 30। ठीक है, वाई एक्सिस में किधर जाएगा, ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो कितने न्यूटन का फोर्स है, 25 न्यूटन का। वाई एक्सिस में जा रहा है तो साइन कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है,
ठीक है। तो अब ये फोर्स हमारी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई, एक वाई एक्सिस में और एक सारी की सारी फोर्सेस हमें रिजॉल्व हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब हमें निकालना क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स। हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लोगों ने ला पैरेललोग्राम से पढ़ा था कि आर जो होता है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर होता है प्लस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर होता है, यानी कि फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखो ये तुम्हारी दो फोर्सेस इधर जा रही हैं, एक फोर्सेस यहाँ पे आ रही है। वाई एक्सिस में तीनों की तीनों फोर्सेस क्या हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ लीजिए कि जो भी फोर्सेस इधर की तरफ जाती हैं, जो भी फोर्सेस इधर की तरफ जाती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, जो भी फोर्सेस इधर की तरफ जाती हैं वो होती हैं नेगेटिव, जो फोर्सेस ऊपर की तरफ जाती है वो होती है पॉजिटिव, एंड जो फोर्सेस नीचे की तरफ आती है वो होती है नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं ना यहाँ पे आप, तो यहाँ पे अगर आप समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस में ये फोर्स किधर जा रही है, इस साइड जा रही है। तो दिस मीन्स ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 20 न्यूटन, और किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं लोग, तो ये इस साइड जा रही है ना, तो इस साइड जा रही है फोर्स, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। एंड प्लस का ये भी तुम्हारी इसी साइड जा रही है फोर्स, तो ये तुम्हारी हो जाएगी प्लस का 15 cos 60। अब ये फोर्स क्या हो जाएगी, ये फोर्स चूँकि इस डायरेक्शन से देखें तो ये फोर्स इधर आ रही है, तो दिस मीन्स ये तुम्हारी हो जाएगी माइनस का 25 cos 30। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे, 20 प्लस 15 cos 60 माइनस 25 cos 30, इसकी जो वैल्यू आती है दिस मीन्स योर कितनी आती है 5.84, जो एफ एक्स की वैल्यू आती है 5.84 आती है। ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई कैसे निकालेंगे, यानी कि समीशन ऑफ एफ वाई, जो भी फोर्स वाई एक्सिस में जा रही हैं। अब चूंकि ये तीनों की तीनों फोर्सेस ऊपर जा रही हैं, तो जो भी फोर्स ऊपर जा रही है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस मीन्स ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 15 sin 60 प्लस 30 और प्लस 25 sin 30। तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 15 sin 60 प्लस 15 sin 60 प्लस 30 प्लस 25 sin 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 55.49। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 55.49। ठीक है। अब हमें समीशन ऑफ एफ एक्स निकल गया और समीशन ऑफ एफ वाई निकल गया, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट इजिली निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5.84 का स्क्वायर, 5.84 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34.10, और प्लस समीशन ऑफ एफ वाई, यानी कि अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 55.49 का हम करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3079.1401। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 379 प्लस ये तुम्हारा 34.10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3113.24। इसको हम लोग अंडर रूट के अंदर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 55.79, यानी कि जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा 55.79। ये क्या निकल के आएगा 55.79, ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है। अब यहीं पे आपको एंगल पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल का भी हम लोगों ने फार्मूला पता कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है। तो ये tan इनवर्स
समीशन ऑफ एफ वाई क्या है, एफ वाई यहाँ से दिया हुआ है, समीशन ऑफ एफ वाई ये रहा आपका 55.49 एंड एफ एक्स क्या है 5.84। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 10 इनवर्स, यहाँ पे सिर्फ 10 इनवर्स 55.49 डिवाइडेड बाई 5.84, इसकी वैल्यू आ जाएगी 83.99, थीटा जो आ जाएगा 83.99। तो मेनली यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, एक आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फाइंड द डायरेक्शन, तो उसके लिए हमें थीटा निकालनी होगी एंड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने होंगे। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, एंड नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ। दैन काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है, यही है कि आप यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालने होंगे, सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना होगा, फिर आपको एफ वाई निकालना होगा। उसके बाद से आप लोगों को ये देखना होगा कि सबसे पहले तो आपको फोर्स रिजॉल्व करने आने चाहिए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में कैसे रिजॉल्व हुआ, तो दिस मीन्स ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन तो पहले से था, यहाँ पे वाई एक्सिस ये रहा, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे 30 न्यूटन यहाँ पे है, 30 न्यूटन यहाँ पे है। अब ये जो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे इन ये फोर्सेस रिजॉल्व होते हैं, तो ये फोर्सेस ये तुम्हारा किधर जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, दिस मीन्स योर 15 cos 60 हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, ये तुम्हारा 15 न्यूटन का फोर्स है, तो 15 एक्स एक्सिस के लिए हम लोग cos का यूज़ करते हैं, एंगल का कितने एंगल पे जा रहा है 60 डिग्री पे जा रहा है। और क्यों ये इसी एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो फोर्स इस एक्स एक्सिस से पास में पड़ेगा वहीं पे ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यही फोर्स वाई एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी क्यों यहाँ नहीं आएगा, क्यों ये पास नहीं पड़ेगा, इससे ये पास नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ये पास, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, तो ये वाई एक्सिस में ऊपर ही जाएगा, यानी कि 15 sin 60 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 15 sin 60 ऊपर की तरफ 30 न्यूटन का ये फोर्स रहा है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन का ये फोर्स रहा है, 15 cos 60 का ये फोर्स रहा है, एंड यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे एक और फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 cos 30 एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में, 25 cos 30 और ऊपर की डायरेक्शन में 25 sin 30। अब इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे इनको हम ऐड करते हैं, कि अगर कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में जा रही है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे की तरफ आ रही है तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया था, आपको ऐड करके बताया था कि एफ एक्स की वैल्यू 5.84 आती है, एफ वाई की वैल्यू इतनी आती है, तो रिजल्टेंट निकालने होते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमने पढ़ा था कि जो आर होता है समीशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो आर निकल के आती है वो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर दोनों का समीशन, फिर इसका अंडर रूट, तो उस आर की वैल्यू निकल के आती है 55.79। तो ये तो तुम्हारी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल के आ गई। एंड यहाँ पे डायरेक्शन निकल के आती है, डायरेक्शन जो थीटा निकल के आती है, थीटा कैसे निकल के आती है, tan इनवर्स, थीटा का भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू आई थी कितनी 55.49 एंड एफ एक्स की वैल्यू आई थी 5.84। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है 83.99 ये निकल के आती है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कल के वीडियो में। देन थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।